Hello guys, this is our third lecture of class 10th chemistry, and the chapter is chemical equation and reaction. So today we are going to discuss the next topic, and here the next topic is redox reaction. So let's discuss about it. Redox reaction or redox reaction. रिडॉक्स मीन्स यहाँ पे रिडॉक्स में दोनों ही आर ई से मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो जाता है मीन्स कि redox reaction is a chemical process in which one substance undergoes reduction means gaining electron while the other undergoes oxidation means losing electrons. रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है मतलब ऐसा एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई एक सब्सटेंस है जो वो जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उसमें उसका जो होता है रिमूवल होता है उस केमिकल रिएक्शन में, और वही जो दूसरा सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडेशन होता है मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसमें ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो ऐड होते हैं, एडिशन होता है, जुड़ते हैं। तो रिडॉक्स जो रिएक्शन है उसमें दोनों ही ये प्रोसेस हो जाता है मीन्स कि बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही सेम ही मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में हो जाते हैं। तो इसको हम लोग इस केमिकल प्रोसेस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि दोनों ही मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के। तो की पॉइंट्स क्या है हम ये देखते हैं। key points: oxidation, loss of electrons or an increase in oxidation state means कि ये मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, कि ऑक्सीडेशन ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है कोई भी सब्सटेंस वो लूज करता है, ठीक है, और या फिर उसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो रिडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, और जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो घट जाते हैं। तो ये रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उनका एडिशन होता है। पर ये जो रिडक्शन है वहाँ पे जो क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का हो जाता है वो रिमूवल होता है ऑक्सीजन एटम का इस सब्सटेंस से। तो ये दोनों हम यहाँ पे इसका की पॉइंट्स है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का। अब यहाँ पे एग्जांपल से हम समझते हैं। जिंक प्लस Cu2 गिव्स Zn2 प्लस कॉपर। यहाँ पे Zn2 प्लस नहीं है, ये जिंक आयन है, ठीक है, जिसमें कि 2 प्लस ये इसका चार्ज है, ठीक है ना। ये प्लस चार्ज है क्योंकि इसमें रिमूवल हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका रिमूवल हुआ है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, जो जिंक है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लेते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ से, ठीक है, लेकिन वही कॉपर जो है यहाँ पे इस पे 2 प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे इसका चार्ज मतलब हट गया है। तो इस मीन्स कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, तभी यहाँ पे ये न्यूट्रल बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ पे न्यूट्रल है जिंक, सॉरी, ये यहाँ पे जो जिंक है यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल एटम है, पर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Zn2 प्लस मीन्स यहाँ पे एक आयन बन गया, ठीक है, जिसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है। और यही यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर है, यहाँ पे ये एक आयन है, मीन्स कि ये न्यूट्रल एटम नहीं है क्योंकि इस पे 2 प्लस चार्ज है, इसमें रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही इसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद ये न्यूट्रल एटम बन गया है, ठीक है। तो इन दोनों ही ये मतलब ये जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे?
कैसे है ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है कि इसमें सेम प्रोसेस हो रहा है, मतलब दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, दोनों ही केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पे ये रिडक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, सेम चीज। तो इसको ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यहाँ पे अब बोल क्या रहा है, वही सेम चीज बोल रहा है कि जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर आयंस अंडरगो रिडक्शन, वही सेम चीज जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे ये लाइन में बोल रहा है। यहीं पे डायग्राम में भी वही सेम चीज समझाया गया हुआ है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, वही सेम चीज बोल रहा है। तो ये भी रिडॉक्स, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोरोजन समझेंगे, व्हाट इज कोरोजन। So corrosion is a gradual degradation of metals due to their reaction with atmospheric oxygen, moisture, other chemicals. ये corrosion जो है ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि जो मेटल्स होते हैं उसमें ना धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है, मीन्स कि जो उसके जो सरफेस है मेटल्स के वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं, मीन्स कि कम होने लगते हैं, ऊपर वाला जो लेयर है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। क्यों होता है डिग्रेड, ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो मेटल्स के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन, मॉइस्चर या फिर कोई भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ वो जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसका जो होता है वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, तो या फिर कोई भी मतलब कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्यों होता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल पार्टिकुलरली आयरन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स कॉमनली नोन एज रस्ट। तो जब ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का, वही कोरोजन जो प्रोसेस होता है उसमें जो मतलब जो कि जिसमें कि आयरन जो होते हैं उनका क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है उनके जो अपर सरफेस है। कैसे, क्योंकि वो जो उसका मतलब मेटल का जो ऊपर वाला सरफेस है वो डायरेक्टली एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है या फिर एटमॉस्फेयर में, तो उसके साथ वो रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट जो कि मेटल्स के ऊपर पड़ता है। इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट देखते हैं क्या है, कोरोजन वीकेंस, इसका प्रभाव क्या होता है मेटल्स पे। कोरोजन वीकेंस द मेटल स्ट्रक्चर अफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। कोरोजन जो होता है वो उसका जो मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट, उसको वीकेंस कमज़ोर कर देता है, और इस तरीके से जो उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि जो उसका स्ट्रेंथ मतलब उसका जो ताकत है या फिर उस जो टाइम है कि इतने टाइम तक ये चल जाएगा मेटल, वो दोनों ही कम हो जाता है, मतलब दोनों ही वीक हो जाता है। यहाँ पे प्रिवेंशन क्या, कैसे हम बचा सकते हैं मेटल्स को कोरोजन से या फिर रस्टिंग से। तो कोटिंग मेटल विथ प्रोटेक्टिव लेयर जैसे कि पेंट हो गए या फिर गैल्वेनाइजेशन हो गया, हेल्प प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कोरोजन। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो सरफेस होता है उसको हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर से जब हम लोग कोट कर देते हैं, मतलब एक लेयर को उस पे एक चढ़ा, मतलब एक परत चढ़ा देते हैं मेटल्स के ऊपर, जैसे कि हम उसको उस पे पेंट कर देते हैं या फिर उसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, तो इस तरीके से वो क्या होता है ना, डायरेक्ट जो है एयर के या फिर मतलब एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, मॉइस्चर होते हैं या फिर मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, मतलब उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इस तरीके से वो कोरोजन से मतलब हेल्प करता है, मतलब ये जो कोरोजन प्रोसेस से उसको बचाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे है रेंसिडिटी। तो अब हम देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। Rancidity is the development of undesirable odors
and flavors in fats and oils due to their exposure to oxygen. रेंसिडिटी क्या मतलब इसमें क्या होता है ना, रेंसिडिटी क्या है ना कि जो भी मतलब जो अनडिजायरेबल जो ओडर्स होते हैं, स्मेल होते हैं या फिर फ्लेवर जो कि हम लोग देखते हैं जनरली फैट्स या ऑयल्स जो होते हैं, मतलब तेल वगैरह या फिर जो भी डालडा या फिर घी, ये सब आ जाते हैं फैट्स में। तो ये जो होते हैं ना, इसमें ना अनडिजायरेबल मतलब एक अनचाहा जो कि मतलब बहुत गंदा स्मेल करता है, तो वैसा स्मेल आने लगता है जब हम लोग उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हैं। तो उसी चीज को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, जो मतलब अनडिजायरेबल स्मेल जो आने लगता है, जो मतलब एक ऐसा फ्लेवर जो हमें मतलब स्मेलिंग में मतलब जिसका बैड स्मेल हो, तो वैसे जब आने लगता है फैट्स या ऑयल्स का जो वो डायरेक्ट मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो इस चीज को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम समझते हैं इफेक्ट क्या होता है ऑक्सीडेशन का, जब वो फैट्स या फिर जो ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है उन पर। Oxidation of the unsaturated fatty acids in fats and oils leads to the formation of rancid compounds। तो जब ऑक्सीडेट जो फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एसिड्स फैट्स में या फिर ऑयल्स में, तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, रैंसिड कंपाउंड्स का। ठीक है, ये उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ये उसका मतलब उस पे इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन का। अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब उससे क्या उस पे असर पड़ता है। तो रेंसिडिटी इम्पार्ट्स अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब उस पे वो क्या किस तरीके से वो मतलब उसको बुरे तरीके से उसको अफेक्ट करता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इम्पार्ट्स अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल्स टू फूड प्रोडक्ट्स मेकिंग देम अनप्लेटेबल एंड रिड्यूसिंग देयर सेल्फ लाइफ। तो ये क्या करता है ना कि उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट ला देता है, मतलब थोड़ा गंदा स्मेल आने लगता है, मतलब उसका फ्लेवर जो होता है वो मतलब अनडिजायर्ड होता है, अच्छा नहीं लगता है स्मेल करने में, थोड़ा बदबू आने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको मतलब यूज में नहीं ला सकते हैं। अगर हम लोग उसको ऐसे प्रोडक्ट से हम लोग कोई भी मतलब खाना वगैरह मतलब बना देते हैं, तो वो मतलब अनप्लेटेबल हो जाएगा, मीन्स कि वो सर्व करने लायक नहीं रहेगा। और इस तरीके से जो है उसका जो भी फैट्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो उस तरीके से वो उसका जो मतलब लाइफ है वो मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा वो फैट्स या फिर ऑयल्स। तो उसको हम लोग कैसे इसको मतलब ऑक्सीजन के एक्सपोज़र से हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं, जो भी फैट्स या ऑयल्स होते हैं, तो इसका प्रिवेंशन मेथड यहाँ पे बताया हुआ है। तो प्रिवेंशन हो गया एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड्स इन एयरटाइट कंटेनर्स एंड refrigerating can help slow down or prevent the oxidation process and consequently रेंसिडिटी। तो या तो हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हो गया उसको हम लोग उसमें ऑयल या फैट में ऐड कर देंगे, या फिर एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं जिसमें मतलब एयर जो होता है वो वहां तक पहुंच ना पाए, एयर टाइट कंटेनर एयर के कांटेक्ट में ना आए, अगर ऐसा कोई कंटेनर में हम लोग उसको रख देते हैं फैट या ऑयल को तब भी। या फिर हम लोग रिफ्रिजरेट कर देते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब एयर के कांटेक्ट में आने से बचा सकते हैं, और इस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और फिर रेंसिडिटी जो है वो नहीं होगा, रेंसिडिटी भी मतलब उसमें नहीं होगा, अनडिजायरेबल स्मेल नहीं आएगा, ऑर्डर मतलब अनवांटेड जो भी स्मेल मतलब गंदा स्मेल जो होता है वो नहीं आएगा इस तरीके से, और उसका जो लाइफ पे है वो भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई किसी भी फैट या फिर जो भी ऑयल है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो लेक्चर यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी हम मतलब इस चैप्टर में जो मैंने और मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने समझाया था केमिकल मतलब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, उसको 2-3 एग्जांपल लेके हम उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ कुछ इक्वेशंस हैं उसके साथ समझेंगे और अच्छे से कि मतलब हम लोग कैसे किसी इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है
Ca मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो Ca जो है कैल्शियम एक है, तो यहाँ राइट साइड में भी एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे होल मतलब OH होल करके लिखा हुआ है, ये जो है होल करके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन भी एटम 2 भी हो गए, क्योंकि ये दोनों का बता रहा है कि दोनों एटम जो है वो 2-2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे भी 2 है, तो इसको ये और जो है ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, अरे कोई भी एलिमेंट के, वो इक्वल है कि नहीं। तो इस तरीके से दोनों साइड के जो इक्वेशन होते हैं वो बैलेंस किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे जो बेरियम है ये 3 है, तो इस तरीके से ये जो Cl क्लोरीन है, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करके, यहाँ जो एटम है, यहाँ जो नंबर है और ये पहले, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पे टोटल Cl जो है वो 6 हो जा रहा है, लेकिन इधर राइट साइड में टोटल यहाँ पे 3 है, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे। ये ऑलरेडी ये बैलेंस है ये भी इक्वेशन, लेकिन हम समझेंगे कि कैसे हम लोग मतलब बैलेंस करते हैं। तो ये पहले लगा देंगे, टोटल 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये एल्यूमिनियम 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी तो एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। बेरियम 3 है, तो यहाँ भी बेरियम 3 है। यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे SO4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे SO4 है, ठीक है, SO4 है, मीन्स कि ये जो O है इसमें ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे जो S है ये सिंगल ही है, 1 ही है, ठीक है। लेकिन होल जो है, यहाँ पे होल दिखाया हुआ है, होल जो है ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 है, तो होल जो है 3 है, तो यहाँ पे भी तो 3 है, ये S, ठीक है। और 4 ये O जो है यहाँ पे टोटल 12 है, तो यहाँ पे 3 है, लेकिन ये मिला के दोनों 4, ये 4 सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। यहाँ जो है ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, 4 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ भी तो 12 हो रहा है, तो ये 12-12 हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है। तो इस तरीके से ये टोटल जो इक्वेशन है, चेंज कर लेती हूँ, ये टोटल जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो मतलब बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, लेकिन इसको मैंने बताया कि किस तरीके से राइट हैंड साइड और सॉरी राइट हैंड साइड ये वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा इसके वजह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरीके से जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के कैसे बैलेंस किए जाते हैं। अब यहाँ पे थर्ड में देखेंगे 2Fe है, यहाँ पे 2Fe है, सॉरी 2Fe है, यहाँ पे आयरन जो है वो 2 है, यहाँ भी आयरन 2 है, यहाँ पे SO4 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये 8 है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल 8 हो गए। यहाँ पे जो S है यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे भी तो 2 ठो है, पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गए। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस्ड है ये भी जो है इक्वेशन दोनों साइड बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे L2 है, मतलब एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये 6 है, ये पहले का 3, ये पहले का 3, यहाँ का 2, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो टोटल ब्रोमीन 6 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पहले हम लोग 2 रखेंगे, ये भी बैलेंस्ड है, तो 2 रखेंगे तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे टोटल 6 ब्रोमीन हो गए। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस्ड है। यहाँ पे Ca जो है कैल्शियम ये 1 है, लेकिन यहाँ पे भी तो 1 है, यहाँ पे ये C जो है ये भी 1 है, यहाँ पे भी तो C 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, दोनों मिलके 3 हो गए, तो ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दोनों साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड
दोनों साइड देख के पता करते हैं, दोनों साइड सॉरी देख के पता करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों टाइप जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के, वो हम देख के पता करते हैं कि मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। इस तरीके से एग्जाम में भी आते हैं, पूछे जाते हैं। मतलब कोई एक रिएक्शन दे देगा, कोई एक इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसको मतलब बैलेंस बैलेंस करें। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर और कोई मतलब और कोई भी डाउट हो इस लेक्चर या फिर ये जो भी बैलेंसिंग इक्वेशन के बैलेंसिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ जो ये चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।